नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आज हम हैं एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के साथ जो अपने आप में बहुत सी बातें कह सकते हैं कि उनको ये एनसाइक्लोपीडिया के रूप में हम देख सकते हैं। रायगढ़ के हैं और अब जो है ये भी कह सकते हैं कि वो अप्रवासी रायगढ़िया हो गए हैं। नवनीत जगतरामका जी, हर विषय पर इनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन ये रायगढ़ का दुर्भाग्य मैं इसे समझूंगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है ये कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं रायगढ़ से दूर होते जा रहे हैं। ये तकलीफ़ वाली बात है। लेकिन बातचीत की शुरुआत जब हम करेंगे तो एक बड़ी घटना से करेंगे कि जो उद्योग जगत के पुरोधा रतन टाटा जी का जो देहांत हुआ है, उसको लेकर नवनीत भैया क्या सोचते हैं, नवनीत जगतरामका जी, उसको लेकर यहीं से बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी घटना कल रात हमने देखी सुनी कि रतन टाटा जी नहीं रहे। सबसे पहला रिएक्शन आपका? रतन टाटा, मेरी पत्नी टाटा नगर से ही है, तो मैं आपको आज सुबह का ही एक वाकया बताता हूँ। मैंने मेरी पत्नी से कहा कि रतन टाटा नहीं रहे, तो उनका पहला रिएक्शन था कि टाटा नगर में तो छुट्टी हो जाएगी आज की। आज पूरा टाटा नगर गमगीन हो जाएगा, लोग वहाँ शोक मनाएंगे रतन टाटा का। तो उस व्यक्ति के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि वो मेरे ससुराल तरफ से हो गए, तो मेरे रिश्तेदार ही हो गए वो, क्योंकि पूरा टाटा उनको अपना मानता है। मैं हर उद्योगपति से यही चाहता हूँ कि वो रतन टाटा का एक ये जो इंस्टेंस है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ की धरती का ऋण हमारे ऊपर होता है, उसको हम कैसे उतारें। रतन टाटा ने भारत में काम किया, तो उन्होंने जहाँ जहाँ भी काम किया हर जगह उस धरती का ऋण उतारा है। हर जगह उनके, आप जाएं टाटा में जाएं तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ भी, बॉम्बे में भी है, वहाँ भी है। हर जगह उनके लोगों के कम्युनिटी के लिए काम किया है उन्होंने। इसलिए आज हम इस स्थिति में है कि आज आप पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, या बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में बात करना। आज बहुत उद्योगपति हुए, बिरला है, उनके बारे में भी बात हुई, क्योंकि घनश्याम दास जी बिरला ने भी बहुत काम किया। लेकिन अब जो नए उद्योगपति आ रहे हैं वो भी ऐसे अनुसरण करें और उस धरती को अपना समझें, तो वो रतन टाटा को ट्रिब्यूट होगा। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने सबके लिए काम किया, पूरी कम्युनिटी के लिए काम किया अपने साथ साथ। इसलिए आज रतन टाटा का हम याद करते हैं जी। अगर हम बात करें रायगढ़ के संदर्भ में, बात करें छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ इसकी उम्र लगभग 24 साल हो गई है। 24 साल में हम एक तरफ औद्योगिक विकास को हम देख पाते हैं, तो क्या इस तरह का औद्योगिक विकास जो अराजकता की श्रेणी में देखा जा रहा है, अराजक विकास हो रहा है, प्लांट वे में विकास नहीं हो रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये सबसे बड़ी समस्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने वाक़ये बताता हूँ। जैसे मैं गाड़ी लेके घूमता रहता हूँ पूरे देश विदेश में, तो मैं भारत में जैसे हम आते हैं बाहर से, जैसे मैं जयपुर से रायगढ़ आता हूँ बाई रोड, तो जब तक हम छत्तीसगढ़ के बाहर रहते हैं तो वातावरण बहुत अच्छा रहता है, हरियाली दिखती है, रोडें साफ़ दिखती हैं, रोडें ठीक दिखती हैं। जैसे ही हम छत्तीसगढ़ इन करते ही हमको कालापन, रोड के चारों तरफ काला काला आपको मिलेगा, फ्लाई ऐश गिरी हुई, कोयला का छाई गिरा हुआ। जो हमारे यहाँ उत्पाद है, कोयला हमारा उत्पाद है, आयरन ओर हमारा उत्पाद है, हम आज आयरन में पूरे देश में नाम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मूलभूत सुविधाएं देने में सरकार असक्षम रही। जैसे आज आपको बताऊं, कोई भी फैक्ट्री चलती है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है रेल लाइन की, ताकि वहाँ पर रेलवे साइडिंग हो, तो रेल से मूवमेंट हो। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का रेल से मूवमेंट नहीं है। बरौद है, चाहे जामपाली है, ये सब खदानें हैं। तो रायगढ़ में जितनी भी खदानें हैं रायगढ़ के आसपास, किसी में भी रेल का मूवमेंट नहीं था। अभी पिछले 1 साल 1.5 साल से चालू हुआ है, वो भी एनटीपीसी की बदौलत। एनटीपीसी का तो चल ही रहा है। उसके अलावा साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने अपना 2 बनाया है, जैसे धर्मजयगढ़ से लेकर के खरसियां रेल लाइन जोड़ी है, तो उससे कुछ मूवमेंट उससे रेल से चालू हुआ है। लेकिन फिर भी 50% से ज़्यादा मूवमेंट अभी भी ट्रकों से ही चल रहा है। तो ट्रकों से मूवमेंट चलता रहेगा तो एक्सीडेंट होंगे। सड़कें बनाई नहीं सरकार। 110 करोड़ रुपया प्रतिदिन रायगढ़ से जीएसटी का केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मिलता है। 110 करोड़ रुपया प्रतिदिन।
और आप सोचिए कि 225 करोड़ रुपए की सड़क घरघोड़ा से लेकर के रायगढ़ की बनानी है 4 लेन, तो वो बनाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। ये चीज़ समझ में नहीं आती। हम 110 करोड़ रुपया रोज दे रहे हैं। अगर तुम हमारा 1 महीने का खर्चा, 1 महीने का हमारा दिया हुआ पैसा हमारे ऊपर वापस लगा दो, तो हम रायगढ़ वाले कुछ चैन से जी सकेंगे। 4 लेन सड़कें हो जाएंगी, साफ सुथरी सड़कें हो जाएंगी, तो हम प्रदूषण से भी कुछ हद तक निजात पाएंगे और एक्सीडेंट से भी बचेंगे। और आना जा रेंगे बोले सकबो, अभी स्थिति ये है कि हम रायगढ़ में रेंगे बोले नहीं सका था। अच्छा, ये बताएंगे, अब जब प्रदूषण की बात हुई है तो प्रदूषण का स्तर किस तरीके से आप महसूस कर पाते हैं? क्योंकि अब आप जो है, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि इन सब परिस्थितियों की वजह से आपने जो है ना रायगढ़ को छोड़ा है, तो ये हम लोग के लिए तकलीफ़ की बात है। लेकिन बताइए कि कैसे इसको जो है सही किया जा सकता है, आपका क्या नज़रिया है? प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण ये है कि जैसे हम खाते हैं तो हम बाथरूम जाते हैं तो सेप्टिक टैंक होता है जिसमें वो गंदगी स्टोर होती है या वहाँ से वो मेटेरियलाइज होती है। अब आप सोचिए कि रोज 18,000 टन कोयला एक अकेला एनटीपीसी खा रहा है, 18,000 टन प्रतिदिन, और वो बढ़ते जा रहा है। अभी पहला प्लांट लगा है, 4 प्लांट लगेंगे तो 60,000 टन से ज़्यादा हो जाएगा। जो लग चुके हैं उनकी ही बात हो जाए ना। जो लग चुके तो उसके हिसाब से 1,40,000 टन कोयला प्रतिदिन अभी रायगढ़ में खपत हो रहा है, खा रहे हैं। तो उसका 40% एस निकलता है। तो 1,40,000 का 40% आप जोड़ेंगे तो 40 और 4 चौक 16, मतलब 56,000 टन प्रतिदिन फ्लाई एश निकल रही है। अब आप बताइए, किसी भी प्लांट के पास कोई भी व्यवस्था नहीं है कि वो अपने फ्लाई ऐश को कहीं डिस्पोज कर सके, न सेप्टिक टैंक है। तो आप खुले में ओडीएफ, खुले में शौच कर रहे हैं, तो शौच करे जा रहे हैं और लोग उस गंदगी में जिए जा रहे हैं, क्योंकि रायगढ़ के लोग बड़े शांत हैं जी। और एक और चीज़ है कि जो बाध्यता रहती है कि अगर इस तरह के पावर प्लांट्स बन रहे हैं तो उद्योग लग रहे हैं कोल बेस्ड, तो उनको एश डाई बनाना अनिवार्य है। एश डाइक से भी काम नहीं चलना है, सबसे पहले डिस्पोजल होना। एश डाइक हम बना लेंगे तो कितना बड़ा बनाएंगे? 10,000 टन का, 20,000 टन का, 25,000, 50,000, 1 लाख टन का। 1 लाख टन हमारे कितने दिन में भर जाएगा? 2 दिन में। हम 5 लाख टन का बनाएंगे, कितने दिन में भर जाएगा? 10 दिन में, 20 दिन में। हमारे को उसका डिस्पोजल होना, तो भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका पालन हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ प्रशासन पूर्ण रूप से ध्वस्त। आप सिंगरौली चले जाइए, वहाँ भी 12,000 टन मेगावाट के पावर प्लांट हैं। वहाँ पावर प्लांट में जितने भी पावर प्लांट हैं, वहाँ फ्लाई ऐश का मूवमेंट पाइपलाइन से पानी के थ्रू हो रहा है और वो ऐश डाइक में जाता है और उसके बाद उस ऐश डाइक से उठा के गवर्नमेंट उसको रेल में, रेक में, ट्रकों में ऐसी जगह ले जाती है जहाँ उसका डिस्पोजल है। डिस्पोजल का मतलब हम जो माइंस से कोयला निकालते हैं उसके बाद वो माइंस अबेंडन हो जाती हैं। तो सरकार ने वो माइंस इनको दी है कि आप इन अबेंडन माइंस में माल को डालिए, फ्लाई ऐश को वापस डालिए। लेकिन चूंकि खर्च लगता है, 2,000-2,500 रुपये टन तक का खर्च लग सकता है उस माल को उठा के उस माइंस में डालने का, तो ये खर्चा बचाने के लिए हमको मार रहे हैं, ये खर्चा बचाने के लिए कहीं भी भाग रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आज आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं तो देश के भले के लिए चला रहे हैं, तो देश का भला इसमें है कि आप उसका डिस्पोजल का व्यवस्था करें। आज मोदी जी ने जब कचरे का व्यवस्था किया तो उन्होंने घर घर कचरा इकट्ठा करने के लिए आदमी लगाए, गीला कचरा, सूखा कचरा आप दीजिए। उसकी व्यवस्था भी चल रही है, भले ही 20-30% सफल हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये सफल होगा। तो हमको भी पहल करनी होगी। आज एनटीपीसी सबसे बड़ा साधन है जो सरकार का है, तो वो अपनी पहल करे। वो फ्लाई ऐश को ट्रक वालों को दे रहा है, ट्रक वालों को बोल दे रहा है कि जा करके उड़ीसा में डाल के आ जाइए, तो वो उड़ीसा जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं पता नहीं। पूरा फ्लाई ऐश आपको मैं बताता हूँ युवराज जी, आज बहुत बड़ी समस्या है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आप चले जाइए, गुडेली और टिमर लगा, आज ही जाइए, कल जाइए, जाके आप देखिए, वहाँ पूरी माइंस में फ्लाई ऐश रोज कम से कम नहीं करते भी 200 से 250 डंपर फ्लाई ऐश रोज वहाँ माइंस में डाली जा रही है। माइंस से वो पानी रिस के बह के पूरा लात नाला से होते हुए महानदी में जा रहा है और महानदी से पूरा महानदी में जा रहा है। आप देखेंगे, आप गूगल में फ़ोटो जब देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कालापन, पानी में कालापन दिखेगा आपको। हरा दिखता है, नीला दिखता है पानी, वहाँ काला पानी दिखेगा आपको। क्यों? फ्लाई ऐश पूरी भर गई है। अच्छा, इसमें एक सवाल यहाँ उठता है, जब हम बात करते हैं
इस तरह के हम अव्यवस्थाओं की बात करते हैं जो सीधे सीधे मानव जीवन से जुड़ी हुई अवस्थाएं हैं, तो ये बताइए कि जो हमारे राजनीति से जुड़े हुए जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो क्यों पंगु हो जाता है, हाँ, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों या सरकार हो। मेरी इस संबंध में दिल्ली में सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ में भी चर्चा हुई, तो उनका कहना है कि देखिए पूरे देश में ये उद्योग या उद्योगपति या उद्योग से संबंधित अनियमितताएं जो हैं, ये पूरे देश का 2% भी हिस्सा नहीं है और इकोनॉमी इसी से चलनी है। तो हम भी उसमें प्रयासरत रहते हैं हर समय कि कुछ अच्छा करते जाएं, कुछ अच्छा करते जाएं, जिससे व्यवस्थाओं में सुधार हो। लेकिन ये तो आपने जो बात की ना, ये तो आपने केंद्र सरकार से जो अपने हवाला दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ से समस्या खड़ी होती है, पैदा होती है, मैं कह रहा हूँ कि अगर रायगढ़ से समस्या खड़ी हो रही है तो रायगढ़ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या कर रहा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इसको लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम में ये होता है, जो पद में आ जाते हैं उसके बाद वो सिस्टम में मतलब प्रशासन हो जाते हैं। जब तक पद में नहीं है तब तक वो प्रशासन नहीं है। प्रशासन होने के बाद उनकी भाषा बदलनी ही है, क्योंकि मैं अगर सीट पे बैठ गया अभी तो मैं आपसे ये सब बातें नहीं कर सकता कि हम ये गलत कर रहे हैं, हम वो गलत कर रहे हैं। हम उसमें व्यवस्था में सुधार की बात करेंगे। तो जितने भी लोग पद में बैठते हैं, जैसे आज मान लीजिए हमारे यहाँ ओपी चौधरी जी हैं, वो पद में बैठने के बाद उनको दोनों तरफ देखना है, बैलेंस बना के चलना है। जबकि वो जानते हैं कि प्रदूषण इतना भयंकर रूप ले चुका है कि तत्काल बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इकोनॉमी भी देखनी है, प्रदूषण भी देखना है, दोनों चीज़ें देखनी है। इसलिए हमारे नेतागण जो पद पे आ जाते हैं उसके बाद वो शांत व्यवस्था में चले जाते हैं। जब तक पद में नहीं आते वो नेता बोल सकते हैं, उनको बोलना चाहिए विरोध वालों को। तो ऐसा संतुलन बनाने का क्या मतलब कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है, जो हम इंसान जो है, यहाँ रहने वाले बाशिंदे जो हैं, वो कहीं ना कहीं बुरी तरह प्रभावित हों, ऐसा संतुलन बनाने का क्या उचित है? बहरहाल अब थोड़ा सी चर्चा को चेंज करते हैं, बदलते हैं रुख थोड़ा सा। रायगढ़ काहे छोड़ रहे हैं? मेरे को देखिए, सच बात बताऊं मैं आपको, प्रदूषण के कारण से ही मैं रायगढ़ छोड़ रहा हूं। मैं आपको 3 दिन पहले की बात बताता हूं। मैं गया एकताल रोड में, मैं पैदल घूमने के लिए रोज़ सुबह जाता हूं, तो मैं 6 बजे करीब एकताल रोड में घूम रहा था। तो मुझे हल्का, मतलब पहले तो फॉग जैसा लगा कि बहुत कोहरा आ गया है, अच्छा लग रहा है। तो मैं उस रास्ते में आगे बढ़ा, तो थोड़ी देर बाद मुझे नाक में हल्का सा जला का स्मेल आया। मैं सोचा क्या जला का स्मेल है। फिर मैंने ध्यान दिया और देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये धुएं का स्मेल है। और इस धुएं की स्मेल को मैं सुबह 6 बजे, सोचिए, जिसको मैं कुहासा समझ रहा हूँ, उस कुहासे की जगह वो था धुआं, और काला धुआं था जो मेरी नाक में असर कर रहा था और हल्का गर्म लग रहा था, और जो गर्म की जले की बदबू होती है वो मुझे महसूस हो रही। मैं तुरंत वापस आ गया घर और मैंने कसम खाई कि मैं अब और उस रोड में नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, लेकिन क्या पता क्या। मेरा अभी एक मित्र है सतीश अग्रवाल, उसको कल पता चला कैंसर हो गया है। रायगढ़ में रहने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, 74-75 लोगों का मैं जानता हूँ कि उनको ल्यूकेमिया, जो कैंसर का एक रूप होता है ल्यूकेमिया, खून में गाढ़ापन आ जाता है, वो हो चुका है और हो रहा है लगातार। रायगढ़ में जवान बच्चे एक्सपायर हो जा रहे हैं, जवान लोग एक्सपायर हो जा रहे हैं, किसी के हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो हार्ट अटैक आने का कारण क्या हो रहा है? खून में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी आ जा रही है। इम्प्योरिटी इसके कारण से आ रही है। तो एक बार शासन प्रशासन सबको मिल करके ये काम करना चाहिए कि कैसे भी करके बचे। मैंने इस मामले में बहुत प्रयास किए, लेकिन वहीं पर मैं जाकर के अटक जाता था कि संतुलन बना के रखना है। तो संतुलन कब तक बनाना है? होना तो ये चाहिए कि भैया तुम कोयला तब निकालोगे जब तुम्हारे घर के अंदर व्यवस्था हो कोयला की गाड़ी को ले जाने का। जैसे ACCL अभी गाड़ी निकालती, तो ACCL गाड़ी निकालती है तो वो गाड़ियाँ सारी सड़क पे खड़ी हैं। आप चले जाइए यहाँ से बरौद तक, हर जगह आपको गाड़ी खड़ी मिलेगी। क्यों? बोले वो कोयला लेने आया है। तो मेरी दुकान में अगर कोई आदमी सामान लेने आया है तो मेरी दुकान में पार्किंग की व्यवस्था हो तो वो दुकान से सामान ले। तो ACCL में अगर पार्किंग के अंदर व्यवस्था है तो ट्रकों को अंदर करे, बाहर रोड पे कर देता है तो हम भी नहीं जा सकते। हम बंजारी मंदिर नहीं जा सकते। आप रायगढ़ में रहने की बात करते हैं, मैं बंजारी मंदिर नहीं जा सकता। अभी मेरे को निकल के शहर में कहीं जाना हो तो मैं नहीं जा सकता। अच्छा, आप बात हो गई, उद्योगों की बात हो गई, उसको कैसे नियंत्रित करें, पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो गई। चलते चलते ये बताइए, आपका वास्ता प्रेस, रायगढ़ की प्रेस से भी रहा है और है अभी, मैं कहता हूँ, जिस तरीके से आपका एक अपना एक अध्ययन है, तो प्रेस की कितनी जिम्मेदारी है
इन तमाम विषमताओं को लेकर क्या प्रेस को और ज़्यादा संवेदनशील होकर काम नहीं करना चाहिए? प्रेस, वैसे मैं आपको बता दूं, रायगढ़ की प्रेस बहुत संवेदनशील है और बहुत अच्छा काम कर रही है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्रेस कहीं से भी कमज़ोर है। प्रेस लिखती है, बोलती है, करती है, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बात बोलता हूं, मेरे जीवन का सार मैं बोलता हूं कि हमारे यहाँ अभी समस्या सबसे बड़ी क्या है, जिम्मेदार जवाबदार नहीं है। जो भी व्यक्ति किसी चीज़ का जिम्मेदार है तो वह जवाबदार नहीं है। जैसे आज मान लीजिए कि इस प्रदूषण को रोकने की जवाबदारी प्रदूषण निवारण मंडल की है, तो वो जिम्मेदार नहीं है, जवाबदार जिम्मेदार है लेकिन जवाबदार नहीं है। उसको किसी को जवाब नहीं देना। जिस दिन उससे जवाब मांगा जाएगा उस दिन व्यवस्थाओं में सुधार होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है जवाबदारी। नहीं, जवाब तो मांगा जा रहा है लेकिन जवाबदारी से जवाब देने से बच रहे हैं। इस तरह का सिस्टम जो बना हुआ है वो लोग। हाँ, जवाब मांगा जा रहा है किसके द्वारा? प्रेस के द्वारा या आपके हमारे द्वारा, लेकिन हम लोग का वो जवाबदार नहीं है ना। जवाबदार वो शासन से। शासन जिस दिन ये पूछे, मैं आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण बताता हूँ कि कोर्ट में एक केस लगा कि इसका जांच होना चाहिए, इस फैक्ट्री के प्रदूषण का जांच होना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण अधिकारी और वो फैक्ट्री वाला मिल करके गलत कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक, आप बहुत सही आपने पॉइंट उठाया है, हम इसको PIL मानते हैं और हम इसकी जांच करवाते हैं। तो जांच उन्होंने किससे करवाई? प्रदूषण अधिकारी। तो जब चोर स्वयं चोर की जांच करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा? लिपापोती वो हो रहा है। तो जवाबदार बोलने का मतलब ये है कि उसकी जवाबदारी तय नहीं है। अगर तुम्हारे यहाँ प्रदूषण है, प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, तो व्हाई डोंट यू सस्पेंड हिम, व्हाई डोंट यू टर्मिनेट हिम फ्रॉम ड्यूटी, व्हाई डोंट यू चार्ज हिम, व्हाई डोंट यू स्टॉप हिज इंक्रीमेंट्स? इट मस्ट बी डन, होना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा, जब तक उसको उस बात की सजा नहीं मिलेगी, नहीं होगा। कानून में ऐसा नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के समय के बने हुए कानून हैं। अंग्रेजों ने कभी भी अपने आदमी को जो चेयर पे है उसको गलत नहीं माना। इसलिए किसी भी कानून में देश के ये प्रावधान ही नहीं है कि जिम्मेदार जो है उसको जवाबदार होना, ये प्रावधान ही नहीं है कि अगर हमारा अधिकारी गलती करता है तो उसको इस धारा के तहत ये सजा होगी। ये प्रावधान किसी भी एक्ट में नहीं है, इसलिए वो अधिकारी स्वतंत्र है। सारे प्रावधान हमारे लिए हैं कि तुम गलत, बस उसके लिए हम तुमको सजा दे सकते हैं, लेकिन वो गलत तो उसको हम कुछ नहीं बोल सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और जो आपके भीतर वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निकाली जानी चाहिए समय समय पर। और एक बार फिर जाते जाते हम आपसे यही आग्रह करेंगे, रायगढ़ से नाता मत तोड़िए, क्योंकि आप जैसे तमाम लोगों की जो है रायगढ़ को ज़रूरत है, जो थोड़ा भी सोचते समझते हैं, जिसका बौद्धिक स्तर जो है काफ़ी अच्छा है और बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे नवनीत जगतरामका जी, जिनसे हमने बातचीत की। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे खबर बयार यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें और शेयर करें, हमें मदद करें। नमस्कार।